हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कल आखिरकार 4 वर्षों के इंतज़ार के बाद शिक्षक बहाली का विज्ञापन जारी हो ही गया और इस विज्ञापन को आप लोगों ने भी अभी तक देख लिया होगा कई यूट्यूब चैनल्स की सहायता से या फिर अपने प्रयास से समझने का अपने स्तर पर कोशिश किया होगा। लेकिन एक बार मेरे साथ भी इस जो नोटिफिकेशन है इसको आप लोग समझिए, ताकि कोई बिंदु ऐसा ना हो कि जो अस्पष्ट रह जाए, आप लोग को भी सब कुछ क्लियर समझ में आ जाए। और ये वीडियो लगभग 2 से 3 पार्ट में होगा, चूँकि बहुत बड़ी नियमावली है, इसलिए एक बार में पूरी नियमावली के हर एक बिंदु को विस्तार से कवर कर पाना संभव नहीं है। आप में से कुछ लोगों ने डिमांड किया था कि लाइव आकर ही समझा दें। लाइव आकर समझाने में ये समस्या है कि लाइव में एक बिंदु अगर समझा देते हैं तो कोई दूसरे अभ्यर्थी बीच में जुड़ते हैं तो फिर से उसी बिंदु को समझाने की डिमांड करते हैं। ऐसे में बार बार उसमें आप लोग को भी परेशानी होगी और अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो एक एक बिंदु को हम लोग ऊपर से नीचे तक क्रम संख्या के हिसाब से समझते हुए इसमें चलेंगे, ताकि एक भी बिंदु आप लोगों को ऐसा न हो जाए कि छूट जाए, समझ में ना आए। और आप सभी आदमी को सलाह है कि फॉर्म आप लोग जून में मत भरिए। अभी अगर जुलाई तक इसमें फॉर्म भरने का डेट दिया गया है, इसलिए जून भर इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि जून भर में अभी कई तरह के पत्र शिक्षा विभाग की तरफ से जारी होंगे। तो जब पत्र जारी होंगे तो सारे पत्रों को एक साथ देखते हुए उसके बाद जुलाई में 1 जुलाई के बाद आप लोग फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों पर अभी भी स्पष्टीकरण नहीं है, उन सारी स्पष्टीकरण को देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊपर में सबसे पहले लिखा हुआ है बिहार लोक सेवा आयोग, 15 नेहरू पथ, बेली रोड, पटना। विज्ञापन संख्या इतना 26/2023। शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 1,70,461 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के स्थायी निवासी उम्मीदवारों से विविध प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया। तब यहाँ पे 2-3 बातें हैं। पहला कि भारत के नागरिक होना चाहिए और दूसरा बिहार राज्य के अस्थायी निवासी होना चाहिए। अगर आप बिहार राज्य के अस्थायी निवासी नहीं हैं तो आप अप्लाई करने के योग्य हैं ही नहीं। नेक्स्ट है कि इसमें आपका आवेदन ऑनलाइन आवेदन आपसे मांगा जाएगा, किसी भी तरह का ऑफलाइन आवेदन नहीं होगा। जो छठे चरण में होता था कि फॉर्म आप जाके जमा करते थे नियोजन इकाई में, वो सब सिस्टम ख़त्म है। आपको फॉर्म भरने की जो तिथि दी गई है उस तिथि से वेबसाइट पे आपको फॉर्म अब अवेलेबल रहेगा। आप खुद की मदद से या फिर साइबर कैफ़े की मदद से आप अपना ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। इसमें आपको कोई समस्या नहीं होने जा रही है। तो ध्यान रखना है कि केवल बिहार राज्य के लोग ही इस फॉर्म को भर सकते हैं और फॉर्म ऑनलाइन फॉर्मेट में ही भरना है, दूसरा कोई भी तरीका फॉर्म के भरने का नहीं है। अब है कि बिहार के अगर बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बिहार की हैं, ठीक है, और उनकी शादी दूसरे राज्य में हो गई है। अब क्या होगा? बिहार की महिला है लेकिन उनकी शादी दूसरे राज्य में हो गई है, तो स्वाभाविक बात है कि अगर बिहार की महिला है, उनकी शादी दूसरे राज्य में हो गई है, तब ऐसी महिलाओं के लिए तो थोड़ी कम समस्या है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नीचे में जब चलेंगे तो हम लोग देखेंगे कि लिखा ये हुआ है कि ऐसी सारी महिलाओं को जो जितने भी प्रमाण पत्र है अपने पिता के नाम का बना हुआ होना चाहिए, न कि पति के नाम का बना हुआ होना चाहिए। अब पिता के नाम का प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए, तो स्वाभाविक बात है कि जो बिहार की महिला पहले से ही है ओरिजिनली, तो उनके पिता अभी भी बिहार में ही रहते हैं, तो उनको तो समस्या कम है। लेकिन ऐसी महिलाएं जो दूसरे राज्यों की हैं, जिनकी शादी दूसरे राज्यों से होकर वो बिहार में आई, उनके लिए समस्या बढ़ गई, क्योंकि अगर उनके पिता के नाम का बनवाया जाएगा तब तो समझिए कि वो मान लीजिए कि कोई महिला मध्य प्रदेश की रहने वाली है, उनकी शादी होकर बिहार में आई है, तो वो अगर अपने पिता के नाम का आवासीय प्रमाण पत्र बनवाएगी तब तो मध्य प्रदेश का बनवाएगी, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है कि बिहार राज्य का स्थायी प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब इसमें संभव नहीं है कि कैसे उस प्रमाण पत्र पर दिखाया जाएगा, इसलिए जिन महिलाओं का शादी बिहार राज्य में हुआ है बाहर से आकर, उनके लिए नियमावली मौन है, यहाँ पर कुछ नहीं कहता। देखिए, जहाँ पे हम बोलेंगे नियमावली मौन है, कुछ नहीं कहता, इसका मतलब ये है कि इस नियमावली को हमसे पढ़वा लीजिए या फिर किसी अच्छे वकील से पढ़वा लीजिए। वो यही कहेगा कि इस पर क्लेरिफिकेशन नहीं है, स्वयं विभाग को ही स्पष्ट करना होगा कि इसमें क्या है। इसलिए ऐसी महिलाओं को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आवेदन करने के योग्य है या नहीं है, क्योंकि ये कहने वाला मैं कौन होता हूँ। बस नियमावली में जितना लिखा है उतना मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि जो जिन महिलाओं की शादी बाहर के राज्य से बिहार में हुई है, अगर वो पिता के नाम से बनवाती हैं तो स्वाभाविक बात है कि उनका आवासीय प्रमाण पत्र दूसरे राज्य का बनेगा, तो फिर वे कैसे अप्लाई कर पाएंगी। इस बारे में नियमावली कुछ नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम भी इस बारे में कुछ बताने में असमर्थ हैं। आगे है कि ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु
विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन की तिथि से प्रदर्शित की जाएगी। इन रिक्त पदों का विषयवार एवं कोटिवार विवरणी निम्नवत है। ऑनलाइन आवेदन कैसे भरना है, इसका आपको बाद में स्वयं जिस दिन से आपको फॉर्म भराना ऑनलाइन स्टार्ट होगा उस डेट पर आपको वेबसाइट पे ही जब आप फॉर्म भरने जाइएगा तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन पूरा दिया होगा कि आपको फॉर्म ऐसे ऐसे भरना है, ये स्टेप करना है, फिर इस स्टेप के बाद ये स्टेप करना है। तो इस बात के लिए आपको नहीं घबराना है कि आपको फॉर्म कैसे भरेंगे, हमको फॉर्म भरना नहीं आता है, नहीं भरने आता है तो कोई बात नहीं, आप साइबर कैफ़े से भी भरवा सकते हैं। नेक्स्ट है कि क्लास 1 to 5 के लिए यहाँ पर पद दिए गए हैं। अब आप लोग क्या कीजिएगा कि फॉर्म भरने से पहले अपनी अपनी कैटेगरी में सभी लोगों को ये सलाह दी जाती है कि ज़्यादा होशियार नहीं बनना है, क्योंकि ज़्यादा होशियार बनने से बाद में समस्या खड़ी होती है। आप जिस कैटेगरी के हैं, आपके पास अगर उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, कल बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय हैं, उन्होंने भी यही बात कही और हम भी यही बात कहें कि आप जिस कैटेगरी के हैं और उस कैटेगरी का आपके पास सर्टिफिकेट, तभी आप उस कैटेगरी से अप्लाई कीजिए, वरना उस कैटेगरी से आप अप्लाई मत कीजिए। मान लीजिए कि कई बार हमें कुछ अभ्यर्थी इस तरह से प्रश्न करते हैं कि हम फलाने कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं नहीं, या इस ईबीसी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं नहीं है। आप सीधा बात है, अगर आपके पास उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, और सर्टिफिकेट कब तक का बना हुआ होना चाहिए उसकी भी चर्चा इस वीडियो में आगे करेंगे। अगर सर्टिफिकेट है तब आप उस कैटेगरी से अप्लाई कीजिए, अगर नहीं है तो बिल्कुल भी उस कैटेगरी को छोड़ के किसी भी कैटेगरी में अप्लाई मत कीजिए। और मान लीजिए कि आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, ना आपके पास एससी का सर्टिफिकेट है, ना एसटी का, ना ईबीसी का, ना बीसी का, मान लीजिए कि नहीं है एक सेकंड के लिए, और अगर आपका नहीं भी बन पाता है, ठीक है, जो परफॉर्मा आगे दिया गया है उस परफॉर्मा के तहत नहीं बन पाता है, तब आप एक काम कीजिए कि अंततः आप जनरल से अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि जनरल में जब आप अप्लाई कीजिएगा तब आप जनरल में ही काउंट किए जाइएगा। हाँ, ये जरूर होगा कि अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और जनरल में अप्लाई कर दिए तब आपको जनरल का कट ऑफ क्लियर करना होगा, न कि आपको एससी का लाभ मिलेगा, ठीक है। तो ये उस कंडीशन में बताएं कि जब आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल ना हो तब, लेकिन अधिकतम लोगों के पास सर्टिफिकेट होता ही है, और कब तक का होना चाहिए बाद में सर्टिफिकेट पे इसी वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर इस वीडियो में चर्चा नहीं हो पाई तो नेक्स्ट वीडियो में आज शाम में ही चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए पहली सलाह है कि आप लोग अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से सीट देख लें कितना सीट है, और उसके बाद अप्लाई करें, सर्टिफिकेट हो उस कैटेगरी का तभी उसी कैटेगरी में अप्लाई करें। जैसे कि अब इसमें अनारक्षित पुरुष के लिए है, पुरुष नहीं कहना चाहिए इसको, अनारक्षित पद है 13,997 है, अनारक्षित महिला जो है 13,435, ईडब्ल्यूएस मेल 3,357, ईडब्ल्यूएस फीमेल 3,345, ठीक है। अब ये नहीं समझना है कि ये ईडब्ल्यूएस मेल का सीट है, इस सीट पर जो यहाँ जो एरो मार्क आप देख रहे हैं, इस सीट पर ईडब्ल्यूएस फीमेल भी आ सकती हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये जो फीमेल वाला सीट है इस पर मेल नहीं जा सकते हैं। इसी तरह से हर कैटेगरी में है, आप लोग अपने कैटेगरी के हिसाब से सीट दे सकते हैं कि आप किस कैटेगरी के हैं। यहाँ सामान्य भी है, उर्दू भी है, बांग्ला भी है, तो सारे विषयों का आप लोग सीट देख सकते हैं। अब सीट पर चर्चा करना विस्तार से इसमें चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोग अपने अपने हिसाब से मिला लीजिएगा कि किस कैटेगरी में कितने सीट। नेक्स्ट है श्रेणी एवं सेवा के अधीन वर्ग विद्यालय अध्यापक और राजपत्रित वेतनमान, वेतन दिया है कितना होगा। परीक्षमान अवधि, परीक्षमान अवधि का मतलब होता है कि आप प्रोबेशन पीरियड में हो, किसी भी नौकरी में आप चाहते हैं तो 2 साल के लिए आपको प्रोबेशन पीरियड में रखा जाता है, यानी एक तरह से कहें कि आपको निगरानी में रखा जाता है। तो यहाँ भी लिखा है कि आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा है परीक्षमान अवधि की प्रोबेशन पीरियड 2 वर्षों का होगा, 2 साल तक आपको निगरानी में रखा जाएगा, और अगर सरकार संतुष्ट नहीं हुई तो 1 साल तक और आपको निगरानी में रखा जाएगा। ये किसी भी नौकरी में होता है, इसलिए आपको इससे मतलब नहीं, ये विभागीय काम है, इसके लिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के लिए। इसी तरह से माध्यमिक में 9-10 में किस कैटेगरी में किस विषय के लिए कितने सीट हैं ये भी दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। माध्यमिक में भी किस कैटेगरी में कितने सीट हैं ये तो आप लोग अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से सीट वगैरह देख लीजिएगा। माध्यमिक 9-10 में यहाँ भी वही चीज़ लिखा हुआ है, परीक्षमान अवधि है, वेतन है। उच्च माध्यमिक में भी इसी तरह से लिखा हुआ है किस कैटेगरी में किस विषय के लिए कितने सीट हैं, ये भी देख लीजिएगा। आप लोग अभी तक देख भी चुके होंगे, अपना कैटेगरी मिला लीजिएगा, उस कैटेगरी के हिसाब से सर्टिफिकेट है या नहीं ये मिला लीजिएगा, ठीक है। ये सारी बातें हैं। अब नीचे की तरफ चलते हैं, कुछ अब महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखा है कि प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
आरक्षण रोस्टर कहने का मतलब अभी जो ऊपर में आप देखे हैं कि किस कैटेगरी में कितनी सीट है, वही आपका आरक्षण रोस्टर है। विज्ञापन की संख्या घट बढ़ सकती है। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन एक से अधिक चरणों में आयोजित किया जा सकता है। यानी कि अगर कैंडिडेट्स की संख्या ज़्यादा होती है, जो कि बीपीएससी बार बार कह रही है कि हमारे पास 6 लाख स्टूडेंट का एग्ज़ाम करवाने की क्षमता है, और अगर 6 लाख से अधिक स्टूडेंट हो जाते हैं तब हम एग्ज़ाम एक से अधिक शिफ्ट में आयोजन करवा सकते हैं। यानी कि अगर 6 लाख से अधिक अभ्यर्थी हो गए तो ऐसा भी आपको देखने में मिल सकता है कि मॉर्निंग शिफ्ट में भी एग्ज़ाम हो और इवनिंग शिफ्ट में भी एग्ज़ाम हो। तो किन्हीं लोगों का मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, किन्हीं लोगों का इवनिंग शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। लेकिन ये तब होगा जब 6 लाख से अधिक अभ्यर्थी हो जाते हैं, क्योंकि इतने अभ्यर्थियों का एक बार में एग्ज़ाम करवा पाना एक ही शिफ्ट में बीपीएससी के लिए भी संभव नहीं है। यही बात बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी ने भी कहा। नेक्स्ट है बिंदु संख्या 4। बिंदु संख्या 4 फिर वही कहता है कि अर्हता यहाँ पर दी गई है कि अर्हता क्या होनी चाहिए। अर्हता में आपको स्पष्ट रूप से लिखा हो गया है कि विद्यालय अध्यापक के पद के लिए भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो। यहाँ दोबारा क्लियर कर दिया गया है कि बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। अगर आपके पास बिहार का डोमिसाइल नहीं है तब आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर क्लास 1 to 5 के लिए नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता लिखी गई है। इसमें आपको बीएड होना चाहिए या डीएलएड होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने स्पेशल बीएड या डीएलएड किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में तो आप लोग पहले से ही जानते हैं, तो यहाँ पे विशेष चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप बीएलएड किए हुए हैं, बीएलएड यानी बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो भी आप 1 to 5 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ अच्छी बात यह है कि नोटिफिकेशन में भी बिहार में 1 to 5 में बीएड को अप्लाई करने का मौका दिया गया है। हालांकि वो अलग बात है कि हर जगह वही लिखा हुआ है, चूँकि आपकी जो नियमावली है उसी में लिख दिया गया हुआ है कि अगर इस तरह से संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो एनसीईटी से सलाह लिया जाएगा। और आपको भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला अधीन है, तो बाद में देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन ये एक अच्छी बात है, अच्छी पहल है कि बिहार सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में भी बीएड को 1 to 5 में शामिल किया है। राजस्थान में ऐसा नहीं किया गया था, इसीलिए वहाँ मैटर ज़्यादा फंस गया था। बिहार सरकार ने बीएड को 1 to 5 में मौका दिया है। नेक्स्ट है, यहाँ एक परंतु की उपाधि लगी गई है। परंतु का मतलब है कि बीएड के लिए एक शर्त डाली गई है। बीएड के लिए क्या शर्त है? वही वाली शर्त है कि अगर आप बीएड के आधार पर आपका चयन हो जाता है तो आपको चयन होने के बाद 2 साल के अंदर 6 महीना का ब्रिज कोर्स करना होगा। इसके बारे में आप लोग पहले से भी जानते हैं, इसलिए इन सब चीज़ों पर चर्चा नहीं करेंगे। उर्दू के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पर बिंदु संख्या 4 है, जिसके बारे में तो हमने तो फरवरी में ही बता दिया था आप लोगों को, जो लोग देखे होंगे फरवरी का लाइव कि 1 to 5 के लिए बांग्ला शिक्षकों के लिए है यहाँ, और उर्दू शिक्षकों के लिए, उर्दू में इंटरमीडिएट में 50 अंक चाहिए, ठीक है। और यहाँ बांग्ला में भी 50% अंकों का बांग्ला होना चाहिए। समकक्ष तकनीकी शिक्षा की डिग्री तथा प्राच्य भाषा विशेष का मतलब है समकक्ष तकनीकी शिक्षा की डिग्री, यानी कि अगर आप क्लास 12 के लिए 1 to 5 का शिक्षक बनना चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास आईटीआई का डिग्री है या डिप्लोमा का डिग्री है। तो आईटीआई माफ़ कीजिएगा, आईटीआई का डिग्री है या किसी तरह का कोई डिप्लोमा है या पॉलिटेक्निक है, तो इसके आधार पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये सब तकनीकी डिग्री में गिनी जाती है। तथा प्राच्य भाषा का मतलब वही है कि जैसे कि आपने पाली वगैरह से कोई पाली है लैंग्वेज, और इन सारे लैंग्वेज से कोई आपने ऑनर्स वगैरह किया है तो उन सब उसके आधार पे आप 1 to 5 में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ लिखा हुआ है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है कक्षा 1 से 5 तक विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर आप लोग को ध्यान देना चाहिए। बिंदु संख्या 6 क्या लिखा है? कक्षा 1 से 5 तक विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थी को न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 5% का छूट देय होगा। अब देखिए भाई, मेरी यहाँ विचित्र बात फंस जाती है, महिलाओं के लिए बात यहाँ पर फंस जाती है, और जितनी भी महिलाएं हैं इस बात पर कान खड़ी करके अभी ही समझ लें। और अगर आपको पटना दौड़ना पड़ता है तो पटना स्वयं दौड़िए, विभाग से क्लियर कर लीजिए, वरना बाद में समझता है महिलाओं को ही होगा, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं के लिए स्पष्ट नहीं किया गया है। अब नहीं लिखा है महिलाओं के बारे में यहाँ पर कुछ भी, तो हम कैसे कह दें कि लिखा हुआ है? आप लोग भी देख सकते हैं अपनी नज़रों से। अब इसका मतलब क्या है ये भी समझा देते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो लिखा हुआ रहता है कि आपको यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि 50% अंकों के साथ
देखिए यहाँ लिखा है 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, यानी कि इंटर में कम से कम 50% नंबर होना चाहिए और इसके साथ डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है। अब कहिएगा कि सर नीचे तो 45% भी लिखा हुआ है, तो भैया ये जो 45% जो लिखा हुआ है ना, ये बहुत पुराना नियम है। ये एक ज़माने में चलता था, आप देख सकते हैं कि 2002 के नियम के हिसाब से लिखा हुआ है। चूँकि एनसीटी ने अलग अलग समय पे बहुत सारे अलग अलग नियम बनाए हुए हैं, इसलिए उसके हिसाब से लिखा है, वरना आप हर जगह देख सकते हैं कि हर जगह 50% लिखा हुआ है। ठीक है। तो आपको इंटर में 50% होना चाहिए। आप देख सकते हैं नीचे हर जगह 50% लिखा हुआ है। केवल 2002 का जो नियम है, उस समय एक स्पेशल नियम चलता था 2002 में। तो आप तो 2002 के बाद के मैट्रिक किए हुए हैं ना, मैट्रिक इंटर, तो आप पे ये नियम तो अप्लाई होगा नहीं। तो 50% नंबर इंटर में होना चाहिए। अब यहाँ पर नीचे में क्या लिख दिया गया है, ये जो बिंदु संख्या 6 है, कि जो लोग, देखिए कि जो लोग अनुसूचित जाति, यानी कि जो लोग एससी से हैं, एसटी से हैं, ईबीसी से हैं, बीसी से हैं और दिव्यांग है, इनको 5% का छूट होगा। यानी 5% का छूट होगा, कहने का मतलब कि इंटर में अगर 50% नंबर चाहिए तो भैया इनको 45% भी नंबर है तो इनको हो जाएगा, 5% का छूट है। लेकिन अब यहाँ महिला के लिए कुछ लिखा ही नहीं गया हुआ है। कहने का क्या मतलब समझे? कहने का मतलब यह हो गया कि जनरल कैटेगरी की जो महिलाएं हैं, ठीक है, स्वाभाविक बात है कि जो बीसी ईबीसी कैटेगरी की जो महिलाएं होंगी उन पर तो ये छूट ऑलरेडी लागू हो जाएगा, क्योंकि जब अनुसूचित जाति को छूट दे दिया है तो अनुसूचित जाति में तो अनुसूचित जाति की महिलाएं भी शामिल हैं, तो अनुसूचित जाति की महिलाएं भी उसमें शामिल हैं। तो कहने की बात ही नहीं है कि उन पर 5% का छूट ऑलरेडी लागू होगा। लेकिन ऐसी महिलाएं जो कि जनरल कैटेगरी से हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, अगर उनका इंटर में 50% नंबर नहीं है तब उनके लिए समस्या है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया हुआ है कि इन कैटेगरी के लिए होगा, जिसमें एससी एसटी इन सब की चर्चा तो है, लेकिन महिला शब्द नहीं लिखा हुआ है। महिला शब्द नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि जनरल कैटेगरी की महिला जो है उनके लिए समस्या है कि अगर उनके पास इंटर में 50% नंबर से कम है तो समस्या। आप कहिए कि बाकी कैटेगरी के महिला के लिए क्यों समस्या नहीं है, तो अभी समझाए हैं, फिर से समझ लीजिए। बाकी कैटेगरी के महिला के लिए समस्या इसलिए नहीं है क्योंकि मान लीजिए कि कोई महिला अनुसूचित जाति से है, ठीक है, उनका इंटर में 50% से कम नंबर है, तो यहाँ तो स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि अनुसूचित जाति को 5% की छूट होगी। तो महिला खुद ही अनुसूचित जाति से है तो उनके बारे में अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं है कि अनुसूचित जाति की महिला को भी 5% की छूट होगी, क्योंकि अनुसूचित जाति से होने के कारण उस अनुसूचित जाति की महिला को ऑलरेडी 5% का छूट मिल गया। तो यहाँ पर ये बात थी कि जनरल कैटेगरी की महिलाओं को या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की महिलाओं को जिनका इंटर में 50% से कम नंबर है उन्हीं लिए समस्या है। एक और बात है कि कहीं भी इस पूरी नियमावली, माफ़ कीजिएगा, इस पूरी नोटिफिकेशन में ये नहीं लिखा है कि महिला 82 नंबर पर पास है। इसके बारे में इस वीडियो के अंत तक चर्चा करेंगे या फिर अलग से दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे, वो भी एक समस्या है महिलाओं के लिए। चलिए आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। और ये जो 82 नंबर वाला मैटर है अभी बोले, या फिर 75 नंबर वाला मैटर, ये सिर्फ जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए नहीं बल्कि हर एक कैटेगरी की महिलाओं पर अप्लाई होता है। नेक्स्ट देखिए कि सामान्य विषयों के लिए कक्षा 9-10 के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता बी नंबर पॉइंट पर लिखा है। अब यहाँ पे 9-10 के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, ये सारी योग्यता तो आप लोग जानते ही हैं। संक्षेप में बता दें, 9-10 की योग्यता क्या है कि बीएड होना चाहिए और ग्रेजुएशन होना चाहिए, और 2019 में जो स्टेट की परीक्षा हुई थी वो स्टेट की परीक्षा पास होना चाहिए, या फिर 2011 में जो स्टेट की परीक्षा 11-12 में हुई थी वो स्टेट की परीक्षा पास होना चाहिए। नेक्स्ट है कक्षा 9-10 के लिए विद्यालय अध्यापक के पद के लिए नियुक्ति के लिए समूह, विषय समूह। आप लोग विषय का अपने हिसाब से मिला लीजिएगा कि गणित में ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ अप्लाई कर सकते हैं, विज्ञान में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये दिया गया है। सामाजिक विज्ञान में क्या लिखा है कि स्नातक स्तर पर सहायक विषय या प्रतिष्ठा के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किन्हीं 2 विषय में से उत्तीर्ण हो, जिनमें से अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। एक ही पॉइंट में यहाँ समझा देते हैं। सामाजिक विज्ञान कहने का क्या मतलब है कि आपने ऑनर्स में, ठीक है, भले ही आपने साइकोलॉजी से ऑनर्स किया हो, लेकिन सब्सिडरी में आपको कम से कम इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से कोई 2 विषय होना चाहिए, जिसमें से एक विषय अनिवार्य रूप से इतिहास या भूगोल आपका सब्सिडरी में होना ही चाहिए। नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लीजिए। अगर आपका सामाजिक विज्ञान है और क्लास 9-10 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तब इसके लिए आपका शर्त डाला गया है
कि आपको ग्रेजुएशन में कम से कम सब्सिडरी में भी, ऑनर्स में भले न हो, सब्सिडरी में भी इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति में से कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए और इन 2 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट इतिहास या भूगोल होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है कि भाषा के लिए यहाँ पर लिख दिया गया है कि माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु भाषा संबंधित विषयों में संबंधित भाषा विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पठित होना अनिवार्य है। यानी कि अगर आप सब्सिडरी से भी किए हैं तो भी अप्लाई का मौका दे दिया गया है। आप लोगों को पता होगा शुरुआत में सब्सिडरी से अप्लाई का मौका नहीं दिया गया था, बाद में सरकार ने इसमें संशोधन किया। इसी तरह से कक्षा 11-12 के लिए भी जो शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता है ये सब दी गई है। ये आप लोग देख सकते हैं कक्षा 11-12 के लिए, कक्षा 11-12 तक के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी दिया है। इसी तरह से कक्षा 11-12 के लिए कंप्यूटर विषय के लिए भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपको नीचे की तरफ अगर आप चलेंगे तो आप यहाँ देखेंगे संगीत विषय के लिए भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया है कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए अलग अलग विषयों के लिए, यहाँ पर है। इसी तरह से 11-12 में कॉमर्स के लिए भी दिया हुआ है। ये लोग तो आप लोग अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से मिला लीजिएगा, क्योंकि अगर हम कुछ बोले और हम आपके सब्जेक्ट के एक्सपर्ट नहीं है, क्योंकि मेरा हर एक सब्जेक्ट तो है नहीं, तो हम आपके सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं है, इसलिए बोलने में कुछ ऊँच नीच हो गया तो आप लोग कहेंगे कि या तो मेरी जानकारी अधूरी है या फिर हम कुछ नहीं जानते हैं। इसलिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के मामले में तो आप स्वयं देखिए, क्योंकि आपने विषय के आप स्वयं सबसे बड़े जानकार हैं। नेक्स्ट है पॉइंट आई नंबर बिंदु पर आते हैं, ठीक है। आई नंबर बिंदु बता रहा है कि आपका सर्टिफिकेट किस बोर्ड का होना चाहिए। स्पष्ट बात है, एक ही बात समझ जाइए कि सर्टिफिकेट किस बोर्ड का होना चाहिए। केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड हो, इस बोर्ड को मान्यता प्राप्त हो। ऐसा नहीं कि यहाँ वहाँ कहीं से भी डिग्री आप बनवा लिए हैं तो उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। मान्यता प्राप्त बोर्ड कहने का मतलब है कि अगर आपको अपने ग्रेजुएशन लेवल का मान्यता देखना है कि ग्रेजुएशन का मेरा डिग्री जिस यूनिवर्सिटी ने हमको दिया है उस यूनिवर्सिटी की मान्यता है या नहीं, तो इसके लिए आपको यूजीसी की वेबसाइट पर जाके अपने यूनिवर्सिटी का नाम डालकर चेक कर लेना होगा कि आपकी यूनिवर्सिटी को मान्यता है या नहीं। इसी तरह से अगर आपको बोर्ड का मान्यता देखना है तो उसमें भी एक वेबसाइट है, मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है उस वेबसाइट का नाम, भारत सरकार का ही वेबसाइट है, शायद उच्च शिक्षा से संबंधित है। उस वेबसाइट पर जाकर आप अपने बोर्ड का नाम डाल के उस पर चेक कर सकते हैं कि इस बोर्ड को मान्यता है या नहीं। संक्षेप में बता दें तो बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, ठीक है, या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड को मान्यता है इस मामले में। नेक्स्ट है कि एनसीटी नियम प्रवृत्त होने से पूर्व एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान है। अच्छा, इसमें कुछ आप लोग के लिए स्नातकोत्तर से, यानी कि पीजी का इक्विवेलेंट डिग्री कौन होगा, इसके लिए यहाँ पर लिखा है पॉइंट जे में। ग्रेजुएशन का इक्विवेलेंट डिग्री कौन होगा, इसके लिए पॉइंट के में लिखा है। पॉइंट एल में लिखा गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। पॉइंट एल नंबर जो है इसमें शिक्षक, कुछ लोग कह रहे थे कि शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना अनिवार्य नहीं है, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा का क्या मतलब है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए सीटेट पेपर 1 अथवा बीटेट पेपर 1 पास होना चाहिए। इसी तरह से 9-10 के लिए आपको स्टेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए और 11-12 के लिए स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए आपको, ठीक है। लेकिन जो लोग 2012 से पहले नियोजित शिक्षक के रूप में लग गए, उन लोगों को ये पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना जरूरी नहीं है, यानी कि उनको सीटेट वगैरह उत्तीर्ण करना जरूरी नहीं है या स्टेट वगैरह उत्तीर्ण करना जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, विभाग ने अलग अलग समय पर उनको दक्षता परीक्षा ली थी, ये दक्षता परीक्षा वो पास किए होंगे तभी फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट है सेशन 21-23 के लिए एम नंबर जो बिंदु है, ये सेशन 21-23 के लिए है। एम नंबर बिंदु को लेकर कुछ बातें स्पष्ट कर देते हैं। बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय ने जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, उनके बोलने के हिसाब से सेंस ये लग रहा था कि जो लोग इस वर्ष जुलाई में सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसका फॉर्म भरे हुए हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन आपके नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। अब नोटिफिकेशन में कुछ लिखा हुआ नहीं है कहने का मतलब है कि स्पष्ट बात है कि जितना यहाँ लिखा हुआ है उतना ही को आप फॉलो कीजिएगा। अब नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि ऐसे लोग जिनका एग्ज़ाम बीएड या डीएलएड का 31 अगस्त 2023 तक हो गया है, वो लोग भी इस एग्ज़ाम का फॉर्म अपीयरिंग कैंडिडेट के रूप में भर सकते हैं। शर्त बस इतना रखा गया है कि जिस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको अपना एडमिट कार्ड और मूल प्रमाण पत्र लेकर जाना पड़ेगा। जब आपको बुलाया जाएगा उस समय लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। ये शर्त इसमें जरूर डाला गया है। नेक्स्ट है
कि यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में समझा दिया गया। हाँ, इनके लिए शर्त यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि जैसे कि आप अपीयरिंग कैंडिडेट के रूप में शामिल होना चाहते हैं तो सीटेट पेपर 1 में क्वालिफाई होना जरूरी है। अच्छा, ये अपीयरिंग कैंडिडेट के लिए शामिल होने का मौका जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इन्होंने उदाहरण के रूप में समझाने का प्रयास किया है। नीचे में तो केवल 1 to 5 के लिए ही लिखा है, लेकिन ऊपर में कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है। मूलतः ये 1 to 5 के लिए ही किया गया है, क्योंकि बाद के सेशन के लिए तो किसी सेशन में स्टेट की परीक्षा हुई ही नहीं, तो वो मैटर ही नहीं करता है। इसलिए 1 to 5 के लिए ही है। आप लोग समझ जाइए, जो लोग 2021-23 के अभ्यर्थी बार बार कमेंट करते थे उन लोगों के लिए ये बात है कि अगर आपका एग्ज़ाम 31 अगस्त तक हो जाता है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बिंदु जो है आयु सीमा। आयु सीमा के लिए कट ऑफ डेट रखा गया है 1 अगस्त 2023। आप लोग यहाँ देख सकते हैं 1 अगस्त 2023 को अप्लाई करने के लिए आपको 1 to 5 में अप्लाई करने के लिए न्यूनतम आयु 18 साल, 1 to 5 से लेकर 6 to 8, 1 to 5 और 6 to 8 में अप्लाई करने के लिए न्यूनतम आयु 18 साल रखा गया है। और 9, 10 और 11, 12 में अप्लाई करने के लिए न्यूनतम आयु 21 साल रखा गया है। अधिकतम आयु जनरल पुरुष के लिए 37 साल रखा गया है। पिछड़ा वर्ग यानी कि BC, EBC, इसके बाद BC महिला और अनारक्षित महिला को यानी कि जनरल महिला को 40 वर्ष रखा गया है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कि पुरुष एवं महिला को 42 वर्ष रखा गया। अब यहाँ कई बातें हैं। यहाँ एक बात यह है कि EBC कैटेगरी को अलग से कोई उम्र में छूट नहीं दी गई है। चाहे EBC कैटेगरी की महिला हो या पुरुष हो, उम्र में अलग से छूट नहीं दी गई है। अब यहाँ पर एक चीज़ है जो कि क्लियर नहीं किया गया है, जिसको विभाग को स्वयं क्लियर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ थोड़ा संशय होता है मन में। जो भी समझदार इंसान होंगे वो मेरी बात से सहमत होंगे। अब देखिए, यहाँ लिखा है जैसे कि जनरल पुरुष का अधिकतम आयु 37 वर्ष है, लेकिन नीचे क्या लिखा है कि इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात नियुक्ति के प्रथम समव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दिनांक 1/8/2023 को आधार मानकर दी होगी। कहने का मतलब है कि जनरल पुरुष को 37 वर्ष का आपने छूट दिया है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व, प्रवृत्त कब हुआ? 10 अप्रैल 2023 को कैबिनेट का मुहर लगा है, ठीक है। तो 10 अप्रैल 2023 से पहले अगर आपने पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, यानी कि सीटेट, बीटेट, एस्टेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर लिए हैं, तो आपको उम्र में 10 साल की छूट दी जाएगी। ये बात यहाँ पर लिखा हुआ है। अब 10 अप्रैल 2023 से पहले अगर जो लोग पात्रता परीक्षा पास कर लिए हैं उनको 10 साल की छूट दी जाएगी। तो 37 साल और छूट का 10 साल, कहने का मतलब जनरल पुरुष तो 47 साल तक अप्लाई कर पाएंगे। इसी तरह से अन्य कैटेगरी में भी 10-10 साल की छूट दी गई है, तो प्रत्येक कैटेगरी में आप 10-10 साल जोड़ लीजिए। इसका अर्थ तो यही निकल कर सामने आता है, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा नीचे चला गया है। हाँ, यहाँ आयु सीमा फिर से आ गया। इसका अर्थ तो यही निकल के आता है कि प्रत्येक कैटेगरी में जब छूट दिया गया है 10 साल का, तो 10-10 साल आप ऐड करते चले जाएंगे। इसी तरह से यहाँ जो पिछड़ा वर्ग की महिला पुरुष इन लोगों को लिखा गया है, तो इनका पहले से 40 साल था, 10 साल का छूट दीजिएगा तो 50 साल का। इसी तरह से SC ST की जो महिला और पुरुष, इनको 42 वर्ष पहले था और 10 साल की छूट दीजिएगा तो 52 साल का हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अर्थ तो यही निकल कर सामने आता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैं इसका सही अर्थ समझ पा रहा हूँ, कि इसका सही मतलब यही है या फिर कुछ और मतलब है। क्योंकि इस बारे में तो विभाग को ही क्लियर करना पड़ेगा कि क्या ये लोग ऐसा समझ रहे हैं कि 37 जोड़ 10 साल की छूट 47 साल, 40 जोड़ 10 साल की छूट 50 साल और 42 जोड़ 10 साल की छूट 52 साल। क्या इसका मतलब ये है या कुछ और है? मेरे हिसाब से तो इसका यही मतलब है कि 37 जोड़ 10 साल की छूट। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि कई बार क्या होता है ना कि आपसी डिस्कशन से भी थोड़ा स्थिति स्पष्ट होती है। मैं ये दावा नहीं करता हूँ कि इस दुनिया का सबसे जानकार इंसान मैं ही हूँ। आप में से भी बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कमेंट करते हैं, उन लोग के भी कमेंट को पढ़ने वाला होता है, तो ये आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है कि STT परीक्षा पास किए हुए अभ्यर्थियों को उम्र में छूट दी गई। यहाँ इतना ज़्यादा ऊपर नीचे किया गया है, और STT से मैं बहुत ज़्यादा, हमारे चैनल पर दर्शक भी नहीं है STT के, इसलिए मैं इस पर चर्चा भी नहीं करूँगा। STT को उम्र में छूट दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं इसमें STT को जो उम्र में छूट दिया गया है, कंप्यूटर वालों के लिए अलग डेट रखा गया है, सामान्य अभ्यर्थियों के लिए अलग डेट रखा गया है, ठीक है, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अलग डेट रखा गया है। तो इस तरह से इतने डेट STT में दिए गए हैं कि वो लोग, आप लोग अपने अपने हिसाब से अपना उम्र देख लीजिएगा इसमें।
नेक्स्ट है चयन की प्रक्रिया। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के आधार पर हुई, यानी कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम ही आपका होगा। लिखित परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा का मतलब कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। हमारे एक प्रिय यूट्यूबर भाई ही हैं, वो पहले कह रहे थे कि सुलेख का जांच किया जाएगा, तो मैंने पहले भी खंडन किया था कि भाई ऐसा नहीं है कि लिखित परीक्षा का मतलब ये नहीं होता कि आपका सुलेख का जांच किया जाएगा। लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की है। फिर से वही बात है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ जाइए कि दो पेपर है। पहला तो लैंग्वेज पेपर है जो कि सभी के लिए रहेगा, यानी 1 to 5 से लेकर 11-12 तक हर एक किसी को लैंग्वेज का एक पेपर देना ही पड़ेगा। लैंग्वेज के पेपर में क्वेश्चन 100 नंबर के आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। 100 नंबर के जो आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, तो ये 100 नंबर के क्वेश्चन में आपको पता ही है कि 30 नंबर का जो होगा, माफ़ कीजिएगा 25 नंबर का जो होगा वो आपको इंग्लिश होगा, और उसके बाद 75 नंबर का, माफ़ कीजिए कुछ देर के लिए, 25 नंबर का आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंग्लिश होगा और 75 नंबर का हिंदी होगा। और इस परीक्षा की अवधि जो होगी 2 घंटे में आपको 100 प्रश्नों के आंसर देने हैं। ठीक है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख भी दिया गया है कि अंग्रेजी भाषा सभी के लिए समान होगा। हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा में से आप किसी एक का चयन कर सकते हैं, इसको आप लोग को पहले भी समझा दिए हैं। इस पत्र का अर्हतांक दोनों भागों को मिलाकर कम से कम 30% अनिवार्य है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर आपको 30 नंबर लाना है। ऐसा नहीं कि केवल हिंदी में 30 नंबर ले आना है या केवल इंग्लिश में 30 नंबर ले आना है। दोनों भाग को मिलाकर आपको 100 में से 30 नंबर लाना है, और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग आपको नहीं होगा। लैंग्वेज पेपर में किसी भी तरह का निगेटिव मार्किंग नहीं है, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। फिर है कि आपको दूसरा जो पेपर होगा, सामान्य अध्ययन का जो पेपर है, ये 120 नंबर का पेपर है और 2 घंटे का है, यानी कि 120 मिनट में 120 प्रश्न बनाने हैं। पहले ये 150 नंबर का था, जिसको अब घटाकर 120 नंबर कर दिया गया है। अब यहाँ पर सिलेबस तो अभी भी सेम है, बस सिलेबस में एक बिंदु मैं देख रहा हूँ कि जोड़ दिया है इन्होंने, कि सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा कहने का मतलब है कि जैसे कि अगर आप 1 to 5 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ न्यूनतम योग्यता क्या है कि इंटर पास होना चाहिए और DELED होना चाहिए। तो इंटर पास होना चाहिए कहने का मतलब कि भले सिलेबस 1 to 5 का ही हो, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो इंटर लेवल तक का हो सकता है। इस बात में कोई दो मत की राय नहीं है। तो यही इन्होंने लिख दिया है कि पाठ्यक्रम भले SCERT का होगा, लेकिन जो सिलेबस है वो आपको इंटर लेवल का होगा। अब देखिए यहाँ पर एक आप लोग इतने कॉल मैसेज आते हैं, और आप लोग से हाथ जोड़ के एक विनती भी है कि कृपया करके फ़ोन मैसेज मत कीजिए, क्योंकि रिप्लाई कर पाना संभव ही नहीं है। इतने कॉल मैसेज आते हैं कि रिप्लाई नहीं कर सकते हैं, और एक आदमी का भी अगर कॉल उठाएं तो लोग 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट बात करने ही लग जाते हैं, तो ऐसे में संभव नहीं हो पाता है। परेशानी भी होती है, हमको भी होती है, आपको भी होती है। यहाँ पर सरकार ने चालाकी दिखाई है। देखिए, लोगों को लग रहा है कि भाई SCERT का जब पाठ्यक्रम होगा, यानी कि बिहार बोर्ड के किताबों का अगर पाठ्यक्रम होगा, तो बिहार बोर्ड का हम 1 to 5 का किताब पढ़ लेंगे, इससे हमारा काम हो जाएगा। अरे भैया, बिहार बोर्ड का 1 to 5 का किताब पढ़ने से ही काम अगर हो जाता, तो यहाँ ये लिखते ही नहीं कि लेवल जो होगा वो इंटर लेवल का होगा। लिखे ना कि लेवल न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, न्यूनतम अर्हता इंटर है तो इंटर के लेवल में होगा। ऐसा इसलिए है मेरे भाई, क्योंकि बिहार बोर्ड के 1 to 5 का किताब को देखिएगा तो उसमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, उसमें कुछ इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे कि CBSE बोर्ड का आप लोग CTET का एग्ज़ाम देते थे, तो 1 to 5 में क्या होता था, EVS होता था। EVS की बुक में क्या लिखा होता था कि हाथी है, हाथी के कान होते हैं, इसी तरह के कुछ प्रश्न रहते थे ना। ठीक, तो आपको क्या लगता है कि BPSC एग्ज़ाम ले रही है, वो प्रश्न पूछेगी कि हाथी हैं और हाथी के कान होते हैं, और हाथी के झुंड का नेतृत्व मादा हथनी करती है, इस तरह का प्रश्न रहेगा। ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो आप अपने आप को बहला रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा इनको करना होता तो यहाँ लिखते ही नहीं कि प्रश्नों का जो स्तर है वो इंटर लेवल का होगा। इसलिए मेरे ख्याल से ये बस अभ्यर्थियों की आत्मा की संतुष्टि के लिए उन्होंने लिख दिया कि भाई बार बार उनको कमेंट करके पूछा जाता है कि आप बताइए कि हम कौन सी किताब पढ़े, सिलेबस कहाँ से रहेगा, तो इन्होंने कह दिया कि ठीक है, बहुत से बहुत होगा तो SCERT पढ़ लेना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं कि NCERT पढ़ लेना, यहाँ लिख दिए SCERT कर लेना। अब SCERT NCERT के पुस्तक में भी अंतर है। ठीक है, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में NCERT बोले हैं, यहाँ SCERT बोले हैं। SCERT का मतलब बिहार सरकार की जो किताबें हैं, और बिहार सरकार की किताबें, अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आज एक किताब खरीद के ले आइए, उस किताब में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है।
उस किताब में इतना बेसिक लिखा हुआ है कि आपको लगेगा कि भाई इतनी जानकारी तो मुझे पहले से ही है। आप स्वयं समझिए कि पहला से पाँचवा की जानकारी कि आपको नहीं है। मान लीजिए कि एससीईआरटी के किताब में जोड़ सिखाया गया है कि 2 जोड़ 2 4 होता है, तो आपको क्या लगता है कि एग्ज़ाम में भी आपसे यही पूछा जाएगा कि 2 जोड़ 2 4 होता है, या फिर उसमें अगर लिखा हुआ है, ठीक है, कि 527 में 7 का स्थानीय मान कितना है, तो 7, ठीक। तो आपसे एग्जाम में यही थोड़ी ना पूछा जाएगा भाई मेरे कि 527 में 7 का स्थानीय मान 7 है, क्योंकि कह दिया कि लेवल तो हम इंटर लेवल का रखेंगे। स्थानीय मान के ऊपर ही जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उन लोग को पता होगा कि स्थानीय मान के ऊपर एक से बढ़कर एक प्रश्न बनते हैं। क्या एसएससी में स्थानीय मान से ऊपर अच्छे प्रश्न नहीं बनते हैं? बिल्कुल बनते हैं। तो कहने का मतलब एससीईआरटी के सिलेबस में तो स्थानीय मान अगर लिखा हुआ है तो ठीक है, हम स्थानीय मान पूछेंगे, लेकिन स्थानीय मान का लेवल इंटर लेवल का हो सकता है। इसलिए मेरे ख्याल से अभ्यर्थियों को केवल बहलाने का काम है कि लिख दिया इन्होंने कि हम 1 to 5 लेवल का एग्ज़ाम लेंगे, सॉरी माफ़ कीजिए 1 to 5 लेवल का सिलेबस रहेगा। ये सब अभ्यर्थियों को बहलाने फुसलाने का काम है, क्योंकि 1 to 5 की बुक इतनी ईजी है कि आप बिना पढ़े उसमें सब कुछ जानते हैं। उस पर ध्यान देना मेरे ख्याल से अपना समय व्यर्थ करना ही है। नेक्स्ट है 9-10 में इसी तरह से है। इसमें भी प्रश्नों की संख्या जीएस के पेपर में घटा दी गई है, 120 नंबर का ही पेपर इसमें भी होगा, ठीक है। यहाँ पर 80-40 कर दिया गया है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, कुछ लोग जो पूछ रहे हैं कि सर 80-40 का क्या मतलब है, कल हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी कुछ लोगों ने पूछा कि 80-40 का क्या मतलब है। तो ये 80-40 वाला नियम 1 to 5 पर लागू नहीं होता है। आप ये नहीं सोचिएगा 1 to 5 में कि गणित के हमको 40 प्रश्न रहेंगे और 80 नंबर जीएस के प्रश्न रहेंगे। ऐसा 1 to 5 के लिए आप बताइए कि यहाँ 1 to 5 पे लिखा है, कहीं भी लिखा हुआ है कि 80 नंबर जीएस का रहेगा, 40 नंबर मैथ साइंस का रहेगा, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन हाँ, नीचे 9-10 में स्पष्ट रूप से इन्होंने लिख दिया है। देखिए यहाँ 9-10 और 11-12 का है, इसमें स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि भाग 1 का 80 और भाग 2 का 40। अब भाग 1 क्या है? भाग 1 इनका अपना सब्जेक्ट का पेपर है और भाग 2 इनका जीएस का पेपर है। तो इनका जीएस से 40 नंबर रहेगा और अपना सब्जेक्ट का 80 रहेगा। जैसे कि कोई गणित के अभ्यर्थी हैं, तो गणित से जो 9-10 में अप्लाई करना चाहते हैं तो इनको 80 नंबर तो केवल गणित साइंस से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। लेकिन 40 नंबर इनका सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र रहेगा। तो 80-40 वाला नियम 9, 10, 11, 12 पे लागू है, प्राथमिक पर यह नियम लागू नहीं, इसलिए आप लोग इस पर भी स्पष्ट हो गए होंगे, ठीक है। नीचे है कि निगेटिव मार्किंग कितना रहेगा। निगेटिव मार्किंग के लिए भी लिखा हुआ है कि सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जाने लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी, बहुविकल्पीय होगी, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए निगेटिव मार्किंग रहेगा। अब यहाँ पे 2 बातें क्लियर नहीं की गई है कि कितने ऑप्शंस रहेंगे, 4 ऑप्शंस रहेंगे या 5 ऑप्शन रहेंगे। बहुत लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो लोग केवल सीटेट दिए हुए हैं आज तक। आप अगर आज तक केवल सीटेट दिए हों तो सीटेट में केवल 4 ऑप्शन ही रहते हैं, लेकिन बीपीएससी की परीक्षा में 5वां ऑप्शन भी रहता है। 5वां ऑप्शन रहता है कि इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक विकल्प सही है। तो ये आपको बीपीएससी ही बाद में बताएगा, अभी तक क्लियर नहीं है। और ये भी क्लियर नहीं है कि निगेटिव मार्किंग कितना रहेगा, ठीक है, कितने गलत प्रश्नों पर कितना अंक कटेगा, ये बात क्लियर नहीं किया गया है। नेक्स्ट है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखित परीक्षा में किसको कितना क्वालिफाइंग नंबर लाना है। तो जनरल के लिए 40% नंबर लाना है, बीसी के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 34%, इसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला किसी भी कैटेगरी की हो और निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना होगा। यानी कि इतना न्यूनतम नंबर आपको लाना ही पड़ेगा, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाइएगा। अच्छा, कैलकुलेशन कितने पर होगा? 120 नंबर पे ये परसेंटेज क्वालिफाई होगा। आपको अपना निकालना है तो आप क्या कीजिए, जैसे जनरल कैटेगरी के किन्हीं अभ्यर्थी को निकालना है, ये ईडब्ल्यूएस को यहाँ छूट नहीं दिया गया है, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी को अगर निकालना है तो आप क्या कीजिए कि 40/100 गुना 120 कर लीजिए। इसी तरह से अगर किन्हीं को मान लीजिए कि दिव्यांग अभ्यर्थी को निकालना है तो इनके लिए 32% यहाँ लिखा हुआ है, तो 32/100 गुना 120 करके इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं कि आपको कितने नंबर लाने होंगे इस एग्जाम में पास होने के लिए, ठीक है। अभ्यर्थी किसी एक ही विषय का चयन कर सकते हैं जिस विषय से उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया है। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक विषय में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं, उस स्थिति में अभ्यर्थी अपनी इच्छा से एक ही विषय का चयन कर सकते हैं। यानी कि अगर भले आपने ये नियम लागू होता है क्लास 9, 10 और 11, 12 पर लागू होता है, ठीक है। ये आपको 1 to 5 के लिए नहीं है, 6 to 8 के लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के कारण आप पहले ही
पात्रता परीक्षा अप्लाई नहीं कर सकते हैं पास इस तरह से। 9, 10, 11, 12 में भले मान लीजिए कि कोई अपने ऑनर्स सब्जेक्ट से भी स्टेट क्वालिफाई कर गए हों और सब्सिडरी सब्जेक्ट से भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए हों, तो भी उनको केवल एक सब्जेक्ट में ही अप्लाई का मौका दिया गया है, वो एक ही सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, इंटरव्यू इसमें नहीं लिया जाएगा, इसलिए जो लोग इंटरव्यू का अफवाह फैला रहे हैं इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट है कि मेधा सूची कैसे बनेगा, मेधा सूची कैसे बनेगा, इस पर हमने बहुत विस्तार से एक वीडियो बनाया था, लगभग 10-20 मिनट का वो वीडियो बनाया था, इसलिए इसमें फिर से दोबारा चर्चा नहीं करेंगे वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हमारे जो रेगुलर दर्शक हैं वो इस बात को समझते हैं कि मेधा सूची का निर्माण कैसे होगा। अधिमानता का मतलब है कि अगर आपको एग्ज़ाम में सेम नंबर प्राप्त हुआ है, कि आपको भी मान लीजिए कि 60 नंबर है, दूसरे को भी 60 नंबर है, तो किसको प्रायोरिटी मिलेगा? सीधा सा बात है कि जिसका उम्र ज़्यादा है उसको प्रायोरिटी मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि मेधाक्रम के अनुसार में विद्यालय पर दी गई अधिमान, ये प्रेफरेंस है कि किसको कैसे दिया जाएगा। फिर अगर उम्र भी सेम हो गया तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है कि जिसका पहले अल्फ़ाबेट में पहले नाम आएगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये सब नियम केवल उस मामले में लागू होगा जब नंबर टैली कर जाएगा। मान लीजिए कि आपको भी 60 है, दूसरे अभ्यर्थी को भी 60 है, आप दोनों आदमी एक ही सीट के लिए मारामारी कर रहे हैं, तब वहाँ पे ये वाला नियम सब लागू होगा कि सबसे पहले तो आपका उम्र देखा जाएगा, उसके बाद उम्र भी अगर मान लीजिए सेम हो गया तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखा जाएगा। इस तरह से है, तो सामान्य केस में ये सब नियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है अन्य निर्देश। कुछ अन्य निर्देश भी पढ़ लेते हैं कि अन्य निर्देश क्या है। कोई भी अभ्यर्थी केवल 3 ही बार परीक्षा में भाग ले सकता है। ठीक है। आयोग द्वारा की गई अनुशंसा नियुक्ति के अधिकार तब तक नहीं प्रदान किया जाएगा जब तक प्रमाण पत्रों की जांच नहीं हो जाए, यानी कि केवल एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेने से नहीं होगा, आपको विभाग प्रमाण पत्र की जांच करेगा ही। ठीक है। और तीसरा नंबर पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि आयोग द्वारा विज्ञापित ऑनलाइन आवेदन पत्र में विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी द्वारा योग्यता से संबंधित स्व घोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। यानी आप जो जो बोलेंगे अपना फॉर्म भरते समय, वो चीज़, वो डॉक्यूमेंट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मांगा जाएगा और देना पड़ेगा। इसलिए आप उतना ही चीज़ फॉर्म भरते समय दीजिए, उसी कैटेगरी से अप्लाई कीजिए जिसका सर्टिफिकेट आपके पास है। सर्टिफिकेट उस कैटेगरी का आपके पास नहीं है, मान लीजिए एससी कैटेगरी का नहीं है, एसटी कैटेगरी का नहीं है, तब फिर आप अप्लाई नहीं कीजिए उस कैटेगरी से, क्योंकि आपसे मांगा जाएगा। नेक्स्ट है कि नोट में पत्र एवं विषयों का स्तर विद्यालय पाठ्यक्रम के वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग के विज्ञापन के आलोक में पत्र आवेदनों में अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता, शिक्षक पात्रता परीक्षा दावों को सत्यमानते हुए परीक्षा आयोजित करने के लिए, यानी कि आपने जो फॉर्म फिल किया है तो आयोग फिलहाल यही मान लेगा कि आप जो बता रहे हैं फॉर्म फिल करते समय वो सही है, लेकिन उसकी जांच बाद में की जाएगी कि आपने जो दिया है, भरा है फॉर्म फिल करने में, वो बात सही है या नहीं है। नेक्स्ट है आरक्षण। ठीक है। आरक्षण के बारे में देख लीजिए कि आरक्षण का लाभ किनको किनको मिलेगा। यहाँ पर विशेषकर है, ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि आपको फॉर्म भरते समय ही बताना है, अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो फॉर्म भरते समय ही बताना है कि आप किस कैटेगरी का आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं। एवं आरक्षण का लाभ बिहार सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों में नियमावली के अनुसार बिहार सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर देय होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना होगा। अनुसूचित जाति और जनजाति को क्या देना है? जाति प्रमाण पत्र देना है और अस्थायी निवास संबंधित प्रमाण पत्र देना है। ठीक है। नेक्स्ट है पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अनुसूचित अंचलाधिकारी राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य होगा। यानी कि बहुत लोग प्रश्न पूछते रहते हैं कि सर कौन सा लेवल का मान्य होगा? सीओ लेवल का मान्य होगा। अब तो वो आरओ लेवल हो गया है, जो पहले सीओ लेवल था वो आरओ लेवल कहलाता है। तो सीओ लेवल का हो या आरओ लेवल का हो तो भी मान्य है। नहीं, अगर आपके पास उससे ऊपर लेवल का भी है तो जैसे एसटीओ लेवल का होता है, उसके ऊपर डीएम लेवल का भी होता है, तो भी मान्य होगा। ठीक है। लेकिन कम से कम सीओ लेवल का होना चाहिए। अगर आपके पास सीओ लेवल का है तो आप कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति की दशा में अपने स्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा, फिर वही बात लिखा है, आरक्षण का दावा करने वाली, ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको सभी महिलाओं को देखना चाहिए। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति
या स्थायी निवास या क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। सारे सर्टिफिकेट आप लोग पिता के नाम से बनवाइएगा, पति के नाम से मत बनवाइएगा, ठीक है। सभी महिलाओं को ये सलाह दी जाती है कि वो लोग चाहे आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हों सारे अपने पिता के नाम से बनवाइए। ईडब्ल्यूएस हो या इसके अलावा जाति हो, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, क्रीमी लेयर हो या और किसी भी तरह का सर्टिफिकेट हो, पिता के नाम से बनवाइए। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि पति के नाम से मत बनवाइए, ठीक है। पति से प्यार होगा, ससुराल भी बहुत प्यारा होगा, लेकिन फिलहाल के लिए मत बनवाइए पति के नाम से। अगर बनवा चुके हैं तो दोबारा अप्लाई कीजिए और पिता के नाम से अपने मायके से ही आपको बनवाना है। दोबारा बनवा लीजिए, अभी समय मिला हुआ है। अगर आप लोग पति के नाम से बनवा लिए हैं तब उस कंडीशन में बताया जा रहा है। उपरोक्त आरक्षण संबंधित सभी प्रमाण पत्र सत्यापन के समय मूल रूप से प्रमाण पत्र आपको देना ही है। आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति, यहाँ आपको जाति प्रमाण पत्र अपना चेक कर लीजिएगा। अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तभी अप्लाई कीजिएगा, वही बात कही जा रही है। अब आरक्षण कोटि निम्नवत है कि इस कैटेगरी में आपको आरक्षण मिलेगा। आप लोग अपना अपना आरक्षण कैटेगरी देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है कि यहाँ पर दिव्यांगों को दिया गया है छूट। देखिए वीडियो बहुत लंबा हुआ है, लेकिन अब स्वाभाविक बात है जब एक एक बिंदु को चर्चा करेंगे तो वीडियो तो लंबा होगा ही। यहाँ दिव्यांगों को छूट दी गई है कि कब कब इनका रिन्यूअल करवाना है, ठीक है। आप लोग अपना नियम यहाँ पढ़ सकते हैं दिव्यांगों के मामले में। दिव्यांगों के बारे में बहुत सारे नियम है यहाँ पर, पॉइंट यहाँ पर ए और बी दोनों है। नेक्स्ट है कि महिलाओं के लिए फिर से यहाँ पर बात है। देखिए इतना कुछ हो गया है, लेकिन महिला 82 पर पास है, इसको अभी तक ये नियम नहीं आया है। इस नियमावली के तहत 1 to 5 के अध्यापक के लिए महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 50% पद आरक्षित होगा। देखिए इसका ये मतलब है कि 50% पद आरक्षित होगा। कहने का मतलब है मेरे भाई कि जैसे कि 1000 वैकेंसी है तो 1000 वैकेंसी में 500 वैकेंसी महिलाओं के लिए आरक्षित है। ये 50% पद आरक्षित होगा, इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं लिख दिया कि महिला 82 पर पास मानी जाएगी या महिला 75 पर पास मानी जाएगी, ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए इस बिंदु को लेकर कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि महिलाओं को चाहे किसी भी कैटेगरी को उनको सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि इसमें कहीं लिखा ही नहीं हुआ है कि महिला कितने % क्वालिफाई मानी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि 11-12 में महिलाओं को 35% रिजर्वेशन दिया गया है। सीटों के मामले में 35% रिजर्वेशन दिया गया है, यानी कि 100 में 35 सीट महिलाओं के रिजर्व होंगे। ऐसा नहीं है कि 100 में 35 नंबर पर महिला सीटेट में पास मानी जाएगी, ये मत समझ लीजिएगा। बहुत लोग उल्टा पुल्टा समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि महिला के लिए सीटेट में कितने नंबर पर पास माना जाएगा। फिर है पॉइंट 6 जो है वो स्वतंत्रता सेनानी के लिए है, ये लोग भी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र वगैरह। यहाँ पर आप लोग का बहुत प्रश्न रहता है, इसलिए बता देते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के आलोक में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का आरक्षण का लाभ लेने हेतु आर्थिक रूप से कमजोर सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र फॉर्मेट 1 के अनुसार निर्गत होना चाहिए, अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का देय आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। सीधा सीधा बात है भाई, बिहार में तो सीओ लेवल पर जो निकलता है, जिसको 12 लेवल कहा जाता है, वही वाला प्रमाण पत्र मान्य होगा, क्योंकि बिहार सरकार स्वयं बना के देती है। बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र स्वयं बिहार सरकार ही लेने से इनकार करता है, ऐसा कभी संभव नहीं। आय एवं परिसंपत्ति संबंधित प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने से 1 वर्ष की तिथि के लिए वैध माना जाएगा, यानी जिस तारीख को जारी किया गया है उस तारीख से 1 साल के लिए वैलिड माना जाएगा। इस विज्ञापन हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के आधार पर निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मान्य होंगे। अब यहाँ पे कुछ बात समझ लीजिए ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। आप अपना ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो होगा उसको उठा के देखिएगा, उस पर अगर लिखा हुआ है, सबसे ऊपर में ही लिखा रहता है कि किस साल के लिए वैलिड है। अगर उस पर लिखा हुआ है कि साल 2022-23 के लिए वैलिड, तब आपको नया ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपके प्रमाण पत्र पर लिखा हुआ है साल 2022-23 के लिए वैलिड, ऊपर में देखिएगा, तो उस पर आपको नया ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत नहीं है। स्पष्ट रूप से एक बार आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि सभी वांछित प्रमाण पत्र तथा प्रशैक्षणिक योग्यता दक्षता परीक्षा का आवेदन अस्थायी पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आपका निर्गत होना आवश्यक है। यानी कि जिन लोगों का नहीं बना हुआ है, अब हो सकता है कि पिछले साल कोई किन्हीं लोगों के पास 2022-23
का नहीं बना हुआ हो, ठीक है। हो सकता है कि इन्हीं अभ्यर्थी के पास नहीं बना हुआ हो, इसीलिए अभी अगर वो अप्लाई करते हैं तो 2000 उनको तो बन के आएगा, 2023-24 का बन के आएगा, तो 2023-24 का भी उनका बन के आएगा तो वो भी वैलिड होगा। ऐसा मत सोच लीजिए कि वो वैलिड नहीं होगा। यहाँ सरकार ने थोड़ी आपको सुविधा दी है कि पिछले साल वाला भी अगर आपका बना हुआ है तो हम उसको ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वैलिड। लेकिन अगर किन्हीं का नहीं बना हुआ है, अब तक नहीं बनवा पाए हैं, तो सरकार ने 10-15 दिन का समय दिया है। इस 10-15 दिन में अगर वो बनवा लेते हैं अपना, तो उनका नया वाला भी वैलिड होगा। लेकिन कब तक का बना हुआ होना चाहिए? 12/7/2023 तक बन जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर यही बात लिखी गई है। चलिए, यहाँ तक बहुत चर्चा होगी। इस बिंदु के बाद नेक्स्ट जो चर्चा होगी नेक्स्ट वीडियो में होगी, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लगभग 1 घंटे का होने जा रहा है और स्वाभाविक बात है एक-एक बिंदु को समझाना बहुत विस्तार से। अब आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।